हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नलवाल। बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान की लेक्चर सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो से वैशेषिक दर्शन और उसका आयुर्वेद में क्या संबंध है ये देखना स्टार्ट कर दिया था। तो वैशेषिक दर्शन के दिए गए सिद्धांतों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने उसके द्वारा जो धर्म की परिभाषा दी गई है वो पढ़ लिया था। वैशेषिक दर्शन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट 6 पदार्थ दिए हैं उसके बारे में पढ़ लिया था, और जो 9 कारण द्रव्य दिए हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारी बारी है वैशेषिक दर्शन के ही एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत असत्कार्यवाद की। ठीक है, तो ये असत्कार्यवाद अलग से 2-2.5 नंबर में या 5 नंबर में टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है, और या फिर वैशेषिक दर्शन की आयुर्वेद में उपयोगिता बताते हुए अगर पूछा जाएगा तो इसको दिए गए सिद्धांतों में हम मेंशन कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्या होता है असत्कार्यवाद? असत्कार्यवाद किससे मिलकर बना है? असत प्लस कार्य। ठीक है, तो हमने असत का मतलब पहले देखना है। सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता हो, जिसका कोई ना कोई भाव हो, और असत का मतलब उसका विपरीत, यानी जिसकी कोई सत्ता ना हो, जिसका कोई भाव ना हो। यानी कोई ऐसा वाद है जिसमें कार्य की सत्ता नहीं है, कार्य असत माना गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मीनिंग समझ लेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन याद करने में इजी होगा। तो जहाँ कार्य की सत्ता नहीं होती ऐसा है असत्कार्यवाद। अब कहाँ नहीं होती है? कारण में। जब एक नॉर्मल प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो असत्कार्यवाद ये मानता है कि उस कारण से कार्य की जब उत्पत्ति होती है तो कार्य की सत्ता कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहती। जैसे एक बीज से अगर एक पौधे का निर्माण हुआ है तो बीज हुआ कारण, और पौधे का निर्माण जो फाइनल पौधा हुआ वो हुआ फाइनल प्रोडक्ट, यानी वो हुआ कार्य। तो असत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग वो पौधा बीज में पहले से ही विद्यमान नहीं था। जब वो बीज अवस्था में था तो पौधा उसमें पहले से विद्यमान नहीं था, कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं था। ठीक है, कार्य एक टोटल नई एंटिटी है और कारण एक पूरी तरीके से अलग एंटिटी है। देख लेते हैं बुक में भी क्या लिखा हुआ है। आप सिंपली वीडियोस को देख के नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपके पास डॉक्टर प्रबोध हीरावर जी की बुक है तो उसमें आप 2nd चैप्टर में वैशेषिक दर्शन खोल के बैठ सकते हैं। तो क्या लिखा है इस पे? असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन भी इसको मानता है और न्याय दर्शन भी इसको मानता है। हमने पहले ही लेके चला था कि सांख्य और योग जो है वो सेम से दर्शन है जो सेम तरीके की मान्यताओं पे बिलीव करते हैं, और इसी तरह वैशेषिक और न्याय दर्शन जो है उसमें हमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मिलती है। असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। अब आरंभवाद भी इसे क्यों कहा गया, पहले तो हम याद रखेंगे। अ से ही असत होता है, अ से ही आरंभ होता है। तो ये याद करने का तरीका है कि कभी कभी हम आरंभवाद के नाम से क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या था। तो आरंभवाद भी अ से है और असत्कार्यवाद भी अ से है, तो दोनों पर्यायवाची है, ये याद रखिएगा। अब आरंभवाद इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कार्य का आरंभ हुआ है, और कार्य पूरी तरीके से आरंभ जब किसी चीज़ का होता है तो उसकी शुरुआत एक नए सिरे से होती है। अगर कोई चीज़ पहले से ही विद्यमान है तो उसका नया आरंभ नहीं हो सकता। यहाँ कार्य का नया आरंभ हुआ है, कार्य नए रूप से पैदा हुआ है, तो उस कार्य का नया आरंभ होने के कारण इसे आरंभवाद भी कहा है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है। कार्य पहले से ही विद्यमान नहीं है कारण में, पौधा पहले से ही विद्यमान नहीं है बीज में, उसे उत्पन्न किया गया है, उसे आरंभ किया गया है। इसीलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है। ठीक है, और उत्पत्ति से पहले इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो ये था हमारा असत्कार्यवाद, मतलब जहाँ कार्य की सत्ता पहले से नहीं है कारण में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जो वैशेषिक दर्शन के द्वारा दिया गया है। अब देखिए और क्या चीज़ें वैशेषिक दर्शन ने दी है।
यहाँ पर कार्य कारण सिद्धांत में भी हम आगे जाकर असत कार्यवाद को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आपको केवल डेफिनेशन याद रखनी है। फिर आता है परमाणुवाद। तो परमाणुवाद क्या कहता है? परमाणु क्या चीज़ है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं यानी कार्य द्रव्य यानी जो फाइनल प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं वो सब 4 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे आकाश क्यों नहीं लिया है? हमने तो पढ़ा है कि सभी जो चीज़ें होती है वो पंचमहाभौतिक हैं। पंचमहाभौतिक हैं, पर जो उनके बनने की प्रोसेस हुई है उसमें जो परमाणु पास पास आए हैं तो वो इन चारों के आए हैं, क्योंकि आकाश हमेशा हर जगह बना रहता है, नित्य है, मतलब आकाश कभी नाश नहीं हो सकता आकाश का। और विभु है मतलब सर्वव्यापी है। यहाँ 2 वर्ड देखेंगे, नित्य। नित्य का मतलब जो हर जगह विद्यमान हो, कभी नष्ट ना हो, और सर्व विभु का मतलब होता है सर्वव्यापी, सभी जगह फैला हुआ। ठीक है। तो अब इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी स्थान में किसी वस्तु का निर्माण करने वाले हैं, कोई वस्तु का निर्माण करेंगे। मान लीजिए हम एक टेबल का निर्माण करने वाले हैं, तो टेबल के लिए हमें जो ज़रूरी चाहिए चीज़ें, हम लकड़ी लाएंगे। ठीक है। हम कहीं ना कहीं उसके बीच में जो अगर परमाणु लेवल पे देखा जाए तो उस लकड़ी में चारों तरीके के महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान होंगे, जिसको हमें उठाकर लाना पड़ेगा टेबल बनाने के लिए। लेकिन आकाश को हमें कहीं से उठा के नहीं लाना है, आकाश उस जगह पे पहले ही विद्यमान है। आकाश के परमाणु हर जगह पे पहले से ही विद्यमान है, इसलिए हमें उसे अलग से कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। उस लकड़ी को जिसको हम मेज बनाने के लिए लेके आए हैं उसके अंदर सारे परमाणु पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान हैं, जिसे हम आकाश एक स्थल पर लेकर आए हैं। इसीलिए उसके इकट्ठा करने की चीज़ को, जहाँ परमाणु की बात आई है कि 4 महाभूत से मिलकर हर चीज़ वस्तु बनी है, तो वहाँ एकत्रित जो किया गया है वो केवल 4 महाभूतों को किया गया है, और आकाश हर जगह पहले से ही विद्यमान होता है। ठीक है। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति होती है, और यही जो 4 महाभूतों के जो परमाणु हैं, इन्हीं का जब संयोग मतलब मिलना, विभाग मतलब उनका अलग होना, यही परमाणु जब आपस में संयोग करेंगे या फिर अलग होंगे तो उससे नए नए वस्तुओं की या पदार्थों की क्रमशः उत्पत्ति होती है, और इसी तरीके से विनाश होता है। ठीक है। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, इसीलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उससे बनी वस्तुओं में होंगे। तो परमाणुवाद अल्टीमेटली कहना क्या जा रहा है कि किसी भी वस्तु की जो गुणवत्ता है, उसका बनना है या उस वस्तु का बिगड़ना है, तो वो उस वस्तु के परमाणुओं की वजह से होता है। उसके जो परमाणुओं के पर्टिकुलर गुणधर्म हैं वही डिसाइड करते हैं कि उस वस्तु का गुणधर्म कैसा होगा, या परमाणुओं में जब क्रिया होगी तब उसका संयोग होगा, तब कुछ नई चीज़ बनेगी, और परमाणुओं में ही जब क्रिया होगी तब विभाग होगा या कोई चीज़ नष्ट होगी। तो सारी जो क्रियाएं हो रही हैं वो वस्तुओं के परमाणुओं में हो रही है, ये कहता है परमाणुवाद। ठीक है। फिर और क्या दिया है? वैशेषिक दर्शन ने कर्म भी बताए हैं कई तरह के, जो आयुर्वेद में भी लिए जाते हैं। वैशेषिक दर्शन ने कर्म का विस्तार से वर्णन किया है, गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, ज्वलन आदि कर्म का वर्णन किया है। और कर्म 5 प्रकार के माने हैं। कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो जो ये गुरुत्व है, गुरुत्व आदि, नोदन का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज़ को हटाना। ठीक है। रिमूविंग बेसिकली नोदन का मीनिंग होता है। द्रवत्व, लिक्विडिटी आप जानते ही हैं। ज्वलन का मतलब ताप से है, जो अग्नि जलन पैदा करती है वही जलन है। गुरुत्व मतलब भारीपन। और ये 5 प्रकार के कर्म बताए हैं कि ये कर्म 5 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये गति के ऊपर है। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की तरफ गति करना, अपक्षेपण नीचे की तरफ गति करना, आकुंचन का मतलब है किसी चीज़ को सिकोड़ना, प्रसारण का मतलब है फैलाना, और गमन का मतलब है नॉर्मल चलना। तो ये क्रियाएं हैं, ये कर्म हैं जो 5 प्रकार के बताए गए हैं, वो भी वैशेषिक दर्शन ने बताए हैं, और इनका हमें आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं ये कर्म देखने को मिलेंगे।
फिर पीलूपाक क्या कहता है? पीलूपाक कहीं ना कहीं परमाणुवाद से मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पर पाक वर्ड और आ गया है, उसमें चेंजेस और आ गए हैं। पीलू का मतलब होता है परमाणु और पाक का अर्थ होता है पाकज, परिवर्तन। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी वस्तु में पाकज परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नई वस्तु का निर्माण होता है तो जो परिवर्तन का लेवल होता है वो उसके परमाणु के लेवल पे परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है, और इसके बाद हम एक पिठर पाक भी पढ़ेंगे, आगे जाकर देखेंगे किस दर्शन ने माना है उसको, कैसे उसमें अंतर है। तो यहाँ पर पीलू पाक जो आता है वो ये मानता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कि जब भी पाक के द्वारा किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन उसके परमाणुओं के लेवल पे होता है। ठीक है, और पिठर पाक जो मानता है वो परमाणुओं के लेवल पे नहीं मानता है, वो पूरी की पूरी उस वस्तु विभाग के बड़े बड़े खंडों में मानता है परिवर्तन। वो परमाणु लेवल पे कि छोटे लेवल पे परिवर्तन नहीं हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है। और यहाँ जो परिवर्तन माना जा रहा है पीलू पाक में, तो उसमें परिवर्तन छोटे लेवल परमाणु लेवल पे माना जा रहा है, इसीलिए इसे कहा गया है पीलू पाक। ठीक है, अब प्रमाण में देख लेते हैं प्रमाण वर्णन क्या है। तो वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इससे पहले हमने सांख्य और योग देखे थे तो उन्होंने 3 प्रमाण माने थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। यहाँ पे वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष और अनुमान भी आयुर्वेद में लिए गए हैं। फिर गुणों की संख्या भी उन्होंने बताई है जो कि आयुर्वेद से कुछ सिमिलर है। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं टोटल, जिसमें से ये जो रूप, रसगंध आदि ये सब हैं ये 17 गुण हैं, और गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह ये सब, धर्म और संस्कार ये 7 गुण हो गए। तो इन 17 और 7 को मिला के टोटल 24 गुण वैशेषिक धर्म ने माने हैं, दर्शन ने माने हैं। तो ये 24 गुणों में से भी हम देखेंगे कई गुण आयुर्वेद में भी एज इट इज़ सेम टू सेम लिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये गुण संख्या विवेचन किया गया है। इसके बाद अब लास्ट में यहाँ पर दिया गया है टोटल सारे दर्शन और आयुर्वेद की समरी वैशेषिक कि क्या क्या वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलरिटी है। अगर आपके पास केवल 5 या 2-2.5 नंबर में क्वेश्चन आता है वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में समानता बताइए, तो केवल आपको ये पॉइंट लिख के क्वेश्चन को ख़त्म करना है, वहाँ पे आपको डिटेल नहीं समझानी। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरी सारे एक एक सिद्धांत की डिटेल आपको समझानी पड़ेगी। तो वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में पॉइंट है, फिर समराइज़ करते हुए कि वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित पदार्थों के नामों में साम्य है, उनका केवल क्रम अलग है। मतलब वैशेषिक दर्शन ने जो बताए, हमने क्या पढ़े, षट पदार्थ भी पढ़ी, मैंने आपको बताया कि षट पदार्थ भी एज इट इज़ चरक संहिता में लिए गए हैं, केवल उनका क्रम अलग है। ऐसे ही जो कारण द्रव्य है वो एज इट इज़ 9 के 9 चरक संहिता में लिए गए हैं, बस उनका क्रम अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन ये 9 कारण द्रव्यों वाला यहाँ आ गया और पदार्थों वाला यहाँ आ गया। 2 पॉइंट ये हो गए जो कि सेम हो गए हैं आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो 3 पॉइंट और दिए हैं इन्होंने, वैशेषिक दर्शन के 24 गुणों में और आयुर्वेद के 20 गुणों में भी साम्यता है। मतलब जो आयुर्वेद के हम गुरुवादी 20 गुण पढ़ते हैं वो वैशेषिक के 24 गुणों में ही कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, उसमें वो 20 गुण भी आ जाते हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद और पीलूपाक का प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों पर दिखता है। यही परमाणुवाद और पीलूपाक जो हमने पढ़ा अभी, जो कि लगभग सिमिलर ही है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद में कई सूत्रों में उसका प्रयोग दिखेगा, कहीं ना कहीं उसका वर्णन ज़रूर आया है। तो परमाणुवाद और पीलूपाक को भी आयुर्वेद मानता है। फिर वैशेषिक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का वर्णन भी आयुर्वेद में है। ठीक है, ये अनुमान प्रमाण तो आयुर्वेद में एज इट इज़ प्रत्यक्ष और अनुमान माने ही गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे न्याय दर्शन, जो कि लगभग वैशेषिक दर्शन का सिमिलर ही है। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।